यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थान घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। थॉमस का सिर गिर गया, सांसें धीमी हो गईं। थोड़ा भी वक्त नहीं लगा। अर्जुन ने अपने भंडारण कंगन से कुछ कंबल निकाले और आग के पास बिछा दिए। फिर धीरे से थॉमस को उठाया और उन पर लिटा दिया। उसे ओढ़ाते हुए कहा, थक गया होगा बेचारा। फिर अर्जुन ने खुद के लिए योजना पर विचार किया। अब क्या? सच कहूं तो पता ही नहीं कौन दुश्मन है इस दुनिया में। लगता है मुझे बस ताकत बढ़ानी है और इस जगह को समझना है। वो अगले कुछ घंटे महाध्यान में रहा। उन्नत कौशल की वजह से वो आधा ध्यान और आधा सतर्क रह सकता था। रात ढल गई। आग बुझ चुकी थी, बस गर्म कोयले बच गए थे। सुबह सूरज की पहली किरणों ने उसका चेहरा छुआ तो उसने आंखें खोलीं। रात भर उसने जंगल के भीतर से सरसराहट सुनी थी, शुरू में दूर, फिर धीरे धीरे करीब। जब आग थी, शायद उसी ने किसी जानवर को दूर रखा होगा। लेकिन अब कोयले ठंडे थे। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया। आवाज अब स्पष्ट थी, भारी कदमों जैसी। कुछ बड़ा आ रहा था। अरे बच्चे, उसने कहा। अच्छी नींद आई? थॉमस हिला, जाग गया। खुद को कंबल में लिपटा देखकर चौंका। उसका मुंह कुछ कहने को उठा, पर आवाज नहीं निकली। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वो किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन मुस्कराया, वह जान गया कि आखिरकार वह प्राणी सामने आ गया था। करीब 70 फीट दूर एक विशाल भालू उनकी ओर लुढ़कता हुआ आ रहा था। पर उसके चलने में सुस्ती थी और उसकी खाल अस्वाभाविक रूप से पीली। अर्जुन ने पहचान कौशल सक्रिय किया। अंधकार वन भालू, रोगग्रस्त, स्तर 48, एक वन्य भालू जिसमें धीरे धीरे एक रोग समा गया है जो उसे अमर जाति में बदल रहा है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। यानी यह जंगल भी उसी संक्रमण से बदल रहा है। उसने अपनी काली इस्पात गदा निकाली और आगे बढ़ गया। भालू ने गर्जना की और चार्ज किया। अर्जुन तेज था। भालू के पास आने से पहले ही उसने खुद को उसकी पहुंच में लाया। भालू ने पंजा घुमाया, लेकिन अर्जुन नीचे झुका और उसके पीछे जा पहुंचा। बहुत धीमा है, उसने सोचा। बिना ज्यादा सोचकर उसने गदा को एक चाप में घुमाया। ब्लेड मांस में घुसा और फिर निकल गया। भालू का सिर आधा जमीन पर गिरा इससे पहले कि उसका शरीर गिरता। जॉम्बी से निपटना हो तो सिर ही सही निशाना है। फिर उसने एक बार और घूमकर कहा, डबल टैप हमेशा काम करता है। पुराने दिनों की किसी फिल्म की याद आई। नोटिफिकेशन चमकी, स्तर 48, अंधकार वन भालू मारा गया। 277 अनुभव प्राप्त। स्तर बढ़ा 6.20 आंकड़ा बिंदु मिले। अर्जुन ने हथियार साफ किया, उसे वापस कंगन में रखा और आग के पास लौट आया। अरे टोमी, ये जंगल में क्या हो रहा है? ये भालू संक्रमित था और मेरा कौशल कहता है वो अमर प्राणी बन रहा है। थॉमस का चेहरा सफेद पड़ गया। अमर? ये तो बहुत बुरा है। अगर ऐसा है तो जंगल के पास के सारे गांव खतरे में हैं। लेकिन ये सब एक रात में तो नहीं हुआ होगा? अर्जुन ने पूछा। नहीं, लोग जानते हैं, बस कुछ नहीं कर पा रहे। बरसों से हालत बिगड़ रही है। कुछ साल पहले तो तोरित शहर से योद्धा आए थे, जांच की, पर कहा कि यह प्राकृतिक है और जंगल खुद ही मर जाएगा।
तोरिथ, ये क्या है? हमारे इलाके का मुख्य शहर। गांव वाले अगर कहीं जाते हैं तो वहां तक पैदल महीनों की दूरी है। मेरे दादा गए थे कभी। शहर का नाम हाउस तोरित से पड़ा, वही कुलीन परिवार उसे चलाता है। कोई अंदाजा ये रोग कैसे फैला? नहीं, थॉमस ने सिर हिलाया। दादाजी या गांव के बुजुर्ग बता सकते हैं। अर्जुन ने सांस छोड़ी। फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। चलो पहले किसी गांव की दिशा पकड़ते हैं। तुम्हें घर पहुंचाना है। फिर उसने अपने कंगन से दर्पण निकाला। खुद को देखा और चौंक पड़ा। अरे भगवान! थॉमस उछल पड़ा। अर्जुन चीख पड़ा। तुम मुझसे बात कैसे कर लेते हो ऐसे चेहरे के साथ? ये बाल तो पागल की तरह हैं। उसके सिर के बाल हर दिशा में खड़े थे और दाढ़ी उलझे घोंसले जैसी। अजीब बात ये कि उसके बाल अब भी गहरे काले थे, बिना एक भी सफेद रेशा। उसने एक छोटी यंत्र निकाली। तुम्हारे पास मना है? हाँ, हमारे पास मूल 100 मना होती है। अर्जुन ने यंत्र पर पहचान लागू किया। मना कतरनी, मना क्लिपर्स, टिकाऊपन 120 125 अज्ञात शिल्पकार द्वारा निर्मित जादुई औजार। उपयोग हेतु प्रति मिनट 5 मना आवश्यक। ठीक है बच्चा, पकड़ो इसे, मना प्रवाहित करो इसमें। थॉमस ने वैसा ही किया। नोक चमकने लगी, नीली रोशनी के साथ कापती हुई। अब पीछे वाली प्लेट पर सोचो, 1/4 इंच सेट करो। थॉमस की हथेली में गार्ड आगे बढ़ा, ब्लेड को ढकते हुए। बहुत बढ़िया। अब पीछे आओ और मेरे बाल काटो। थॉमस चौंक गया। बाल काटना? हाँ, बाल काटने वाली मशीन है। मेरा पसंदीदा औजार। अब काटो। आगे से पीछे तक बराबर लंबाई। अर्जुन मुस्कराया। देख सकता था कि बच्चे की उत्सुकता अचानक नाई वाले काम में बदल गई। कुछ देर की मेहनत के बाद काम खत्म हुआ। बाल सवरे, दाढ़ी साफ। ठीक है, अब चलो कोई नदी ढूंढते हैं नहाने को। उसने सारे कंबल समेटकर कंगन में रखे। चलो निकलते हैं। नया दिन, नए सफर के साथ। दूर जंगल में बीमारी की हवा बह रही थी और अर्जुन व थॉमस की कहानी ने नया मोड़ लिया। थॉमस अब अर्जुन के साथ खड़ा था, चेहरे पर उम्मीद और मन में घर की याद लिए। उसे अपना गांव बहुत याद आ रहा था। ये सोचकर ही उसका दिल कांप जाता कि उसकी दादी कितनी चिंता में होंगी। जब अर्जुन चलना शुरू हुआ, थॉमस चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ कदम चले ही थे कि अर्जुन ठिठक कर रुका। अरे बच्चे, तुम्हारा गांव किस दिशा में है? थॉमस ने माथा पीटने का मन किया। मुझे पूरा यकीन नहीं है, उसने कहा। वो दिशा जंगल के भीतर गहराई तक जाती है। उसने उन पेड़ों की ओर इशारा किया जो बीमार से दिख रहे थे। भेड़िया मुझे पहाड़ी की चोटी से नीचे खदेड़ लाया था। फिर मैं काफी देर चलता रहा और आपसे मिला। ठीक है, तो ऊपर चढ़ते हैं, अर्जुन ने निश्चय किया। थॉमस ने विस्मय से उसकी ओर देखा। ऊपर? वो पहाड़ी नहीं, चट्टान है। क्या हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढें? अचानक अर्जुन गरजा। योंक, और थॉमस हवा में था। वो अर्जुन के कंधे पर लटका हुआ चढ़ाई पार कर रहा था। झटके इतने तेज थे कि थॉमस ने आंखें बंद कर ली ताकि चक्कर न खा जाए। कुछ ही पलों में चढ़ाई खत्म हुई। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को ऊपर पाया और अगले ही पल अर्जुन ने उसे हल्के धक्के से जमीन पर रख दिया। तो अब? अर्जुन ने इधर-उधर देखते हुए पूछा। थॉमस ने दिशा देखी। अगर हम चट्टान से दूर की ओर जाएं, तो शायद जंगल से बाहर पहुंच जाएंगे। परफेक्ट, अर्जुन ने कहा और चलना शुरू किया। थॉमस जल्दी से उसके बगल में आ गया। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। थॉमस ने हंसते हुए कहा, हमारे गांवों के नाम नहीं होते। क्यों?
क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और राज्य द्वारा मान्यता नहीं। लोग बस गांव कहते हैं या हमारा गांव। कभी कभी मुखिया के नाम से पुकारते हैं, जैसे अभी हमारी मुखिया रेना है तो हम कहते हैं रेना का गांव। 10 साल पहले दारियस मुखिया थे, तब दारियस गांव नाम बदलते रहते हैं। अर्जुन मुस्कराया। नाम बदलना बहुत झामाझट है। एक रखो और उसी पर टिके रहो। थॉमस ने कंधे उचकाए। यहाँ नियम ऐसे ही हैं। जो सबसे शक्तिशाली होता है वही मुखिया बनता है और गांव का नाम उसी से जुड़ता है। अच्छा, ये रेना कैसी हैं? मजबूत लगती हैं, अर्जुन ने पूछा। बहुत। शायद आपसे भी ज्यादा, थॉमस ने गर्वभरे स्वर में कहा। आखिरी बार सुना था वो स्तर 30 पर पहुंच गई थीं। अर्जुन ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। थॉमस थोड़ा सहम गया। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर अर्जुन ने कहा, टॉमी, सोचना तो सही, जो भेड़िया मैंने मारा वो स्तर 53 का था और रेना 30 की। फिर ये रक्षा कैसे करती हैं? थॉमस ने हैरानी से पूछा। क्या? स्तर 53? असंभव। यहाँ के भेड़िए तो अधिकतम 15 स्तर के होते हैं। नहीं रे बच्चा, वो भेड़िया 53 का था और भालू 48 का। थॉमस के मुंह से सांसें निकल गईं। ये कभी उच्च स्तर का जंगल नहीं रहा। अगर ये सच है तो सब खतरे में हैं। मुझे गांव को चेतावनी देनी होगी। वो दौड़ पड़ा, बट अर्जुन ने तुरंत उसके कॉलर से पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? अगर ऐसे भागे तो वहां पहुंचने से पहले ही दैत्य बना मांस खा लेगा। थॉमस ने खुद को संभाला। अर्जुन ने आगे कहा, चिंता मत कर, इतने साल सही सलामत रहे हैं, कुछ दिन और रह लेंगे। दोनों चुपचाप जंगल में आगे बढ़ते गए। रास्ते में सूखे पेड़ और सड़ी झाड़ियां उनके आसपास थीं। लेकिन जैसे जैसे वे किनारे की ओर पहुंचे, सब बदलने लगा। पत्तियों पर हरियाली लौट आई और हवा में सड़न की जगह जीवन की महक थी। अब समझ आया क्यों भेड़िए किनारे पर थे, अर्जुन बोला। जंगल का गहरा हिस्सा बीमार है। ये सब संक्रमण भीतर से फैल रहा है। कुछ देर बाद उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। चलो, अर्जुन ने कहा और पल भर में थॉमस को उठा लिया। थॉमस फिर से हवा में झूल रहा था। चंद सेकंड बाद दोनों नदी किनारे पहुंचे। अर्जुन ने उसे जमीन पर रखा। यहाँ रुको, कहा और खुद पानी की ओर बढ़ गया। थॉमस ने देखा अर्जुन का कवच गायब हो गया। नीचे काला कपड़ा और नीले पतलून थे, फिर वो भी गायब। उसके तन पर दर्जनों निशान उभरे, गहरी पुरानी चोटें। इतने घाव, जबकि जादूगर तो निशान तक मिटा देते हैं। इस आदमी में कुछ अलग है, उसने सोचा। जब अर्जुन नहा रहा था, थॉमस ने खुद को देखा, धूल और मिट्टी से सना हुआ। वो भी आगे बढ़ा ही था कि अर्जुन की आवाज गूंजी, रुको। क्या हुआ? अर्जुन मुस्कराया और पानी से एक मछली उठाई। दांत ऐसे जैसे मिनी राक्षस, नुकीले और तेज। अगर नहाने जाओगे, ये दोस्त तुम्हारा पैर ही खा जाएगा। थॉमस पीछे हट गया। अर्जुन हंसते हुए एक बाल्टी में पानी भर लाया। लो, इसी से नहा लो। नदी में अब सिर्फ ये छोटी भूखी आत्माएं हैं। थॉमस ने जल्दी से खुद को साफ किया और तरोताजा महसूस किया। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, ओहो, तो तेरे बाल इतने हल्के सुनहरे हैं। अर्जुन ने इस बार कवच नहीं पहना। काला ट्यूनिक और नीली पतलून डाल ली। थॉमस ने सोचा, ये कपड़े इस दुनिया जैसे नहीं लगते। जंगल अब शांत था। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी। सूर्य उनकी जटाओं पर चमक रहा था। रात उतरी तो अर्जुन ने शिविर फैलाया। अगली दोपहर पेड़ों के बीच से जब पहली बार खुली रोशनी दिखी, थॉमस दौड़ पड़ा, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान। गांव, मैं घर लौट रहा हूं। अर्जुन पीछे से देख रहा था, धीरे धीरे मुस्कराते हुए। हर किसी की वापसी कुछ सिखाती है।
किसी को दुनिया, किसी को खुद के बारे में। जंगल के पार उनका पहला नया सफर इंतजार कर रहा था। मीरा अपनी माँ के साथ घर लौट रही थी। उनकी बाहों में गीले कपड़ों की टोकरी थी, अभी पीछे की धारा के किनारे कपड़े धोकर आई थीं। माँ, आपको लगता है पापा और मुखिया लियो अच्छे शिकार से लौटेंगे? उसने डरते हुए पूछा। जब भी उसके पिता जंगल में शिकार पर जाते, उसके मन में एक छुपे डर की लहर दौड़ जाती। सुबह ही तो गए हैं, माँ मुस्कराई, लौट आएंगे हमेशा की तरह, कुछ मांस और खालों के साथ। मगर मीरा जानती थी, उस मुस्कान के पीछे चिंता छिपी है। पिछले कुछ महीनों से जंगल के जानवर हिंसक होते जा रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने कपड़े सुखाए। हमें सच में नई खालों की जरूरत है, पुरानी तो फट चुकी हैं। शायद इस बार कोई बड़ा जानवर शिकार करें, माँ ने कहा। मीरा मुस्करा उठी। उसे अपने पिता के साथ गांव की मदद करने की चाह थी। हाल ही में उसने महान तंत्र ग्रेट सिस्टम सक्रिय किया था, पिता की मदद से कौशल बिंदु पाया था और उसे चर्मकला लेदर वर्किंग में लगाया था। अगर इस बार पापा भालू मार लाएंगे तो क्या मैं खाल तैयार कर सकती हूँ? उसने उत्साह में पूछा। वो तुम्हारे पिता तय करेंगे, माँ ने कहा। पर पहले शव की खाल उतारने में मदद करनी होगी, वो भी तो चर्मकला ही है। मीरा का चेहरा उतर गया। खून देखने में ही उसके हाथ कांपने लगते थे। जब उसने स्तर 10 वाली खरगोश को मारा था तो खाना ही छोड़ दिया था। उसके पास अब भी एक मुलायम खिलौना था जो उस खरगोश जैसा दिखता था, अब वो उसे देख भी नहीं पाती थी। क्या मैंने गलत कौशल चुन लिया, माँ? उसने ऑलमोस्ट रोते हुए पूछा। माँ हंस पड़ी। नहीं प्यारी, सब शुरू में डरते हैं। तू देखेगी, आदत पड़ जाएगी। तेरा पापा भी शरारती था, इतना प्यारा जीव ढूंढ लाया जिससे तुझे तंत्र मिले। पर आसान से आसान शिकार इसी तरह के मिलते हैं। उनकी बातें अधूरी रह गईं, क्योंकि तभी गांव के फाटक से जोरदार धमाका हुआ। कुछ लोग मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर आया, सीने पर गहरा घायल। पापा! मीरा चीख पड़ी। मालिनी, मीरा को लेकर गांव के पीछे जाओ। बाकी औरतों व बच्चों को इकट्ठा करो, उसके पिता ने आदेश दिया। क्या हुआ? मालिनी ने पूछा, घायल पति को सहारा देते हुए। जानवर हमला कर रहे हैं, बहुत ताकतवर। बस जल्दी जाओ, कोई तुम्हें रास्ता दिखाएगा। उसने मीरा और पत्नी को गले लगाया। अब जाओ। मालिनी ने मीरा को गोद में उठाया और पीछे की ओर दौड़ी, धूल उड़ाते हुए। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पिता मुखिया लियो से बात कर रहे थे। दोनों खून में लथपथ थे। माँ, लियो भी जख्मी हैं, मीरा बोली। पापा ने कहा जानवर बहुत ताकतवर हैं। कितने होंगे? चुप रहो, सब ठीक होगा, माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। गांव के पीछे पहुंचने पर वहां कुछ और स्त्रियां और बच्चे थे, उनमें मुखिया लियो की पत्नी साना भी थी। लियो ने कहा है कम से कम 30 दैत्य आ रहे हैं, साना ने बताया। सबके सब स्तर 20 या उससे ऊपर। हमें पीछे के रास्ते से भागना होगा, रेना के गांव की ओर। अगर रास्ता बंद हो जाए तो फिलिप के गांव की ओर बढ़ेंगे, मालिनी ने सिर हिलाया। हमें पानी लेना होगा। लंबा रास्ता है, सबकी सहन शक्ति अलग। लोग जल्दी जल्दी पानी के मटके भरने लगे। मीरा बस सबका चेहरा देखती रही, किसी की आंख में उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर में सरदार मार्शल आया। चुप रहो सब, उसने फुसफुसाकर कहा। मुखिया और शिकारी फाटक थामे हुए हैं। हमें मौका देना है कि वे पूरी ताकत से लड़ सकें। हमें अब निकलना होगा, वो धीरे बोले। हम रेना के गांव जा रहे हैं। अगर सब सही रहा तो 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे। फिर उसने बड़ों की ओर देखा। अगर रास्ते में कुछ हुआ
तो जिनके पास हथियार हैं बचाव में मदद करेंगे। मालिनी और साना ने सिर हिलाया। दोनों तैयार थीं। सब तैयार लोगों ने मौन सहमति दी। मार्शल ने धीरे से पिछला फाटक खोला। चुप रहना, दौड़ना मत। लोग पंक्ति में निकल गए। हवा ठंडी थी पर डरी हुई सांसें गर्म। धीरे धीरे गांव के युद्ध की आवाजें पीछे धुंधली पड़ने लगीं। मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा, माँ, पापा ठीक होंगे न? वापस आएंगे? हाँ, आएंगे, मालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा और उसका हाथ कसकर पकड़ा। चलते चलते घंटों बीत गए। धीरे धीरे लोग थकने लगे। तभी एक बुजुर्ग औरत जमीन पर गिर पड़ी। वे सब मर गए, वो चिल्लाई। एंड्रू, जैक दोनों चले गए। मीरा उन्हें जानती थी। एंड्रू उसका खेल का साथी था। उसका दिल सिकुड़ गया। अब बाकी औरतें और बच्चे रोने लगे। माहौल शोक से भर गया। मार्शल ने सबको ठहराया। चुप रहो, वो बोला। उसकी नजर दाईं ओर पेड़ों पर थी। मीरा ने भी देखा, पेड़ों के बीच सरसराहट। बस खरगोश होंगे, उसने सोचा। भगवान, बस खरगोश ही हों, कुछ और नहीं। लेकिन किस्मत बेरहम थी। सब पीछे हटो, मार्शल चिल्लाया। दो भेड़िए झाड़ियों से निकल पड़े। दो हैं, साना, मालिनी, हम संभाल लेंगे। फिर दो और निकल आए। अब बहुत हैं, मैं रोकता हूं, तुम भागो। उसने तलवार निकाली और पहले भेड़िए पर झपटा। तलवार उसकी कंधे में धंस गई। वह दहाड़ उठा। माँ ने मीरा को उठाया और पीछे भागी। पीछे से लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं, धातु और खाल के टकराने की। एक भेड़िया जख्मी था। अचानक छाया सी एक विशाल काया झाड़ियों से उभरी, पहाड़ी जैसे आकार का भेड़िया। माँ ने उसे नीचे रखा, मुस्कराई। अब तुम चली जाओ, हम मदद करने जा रहे हैं। नहीं माँ, मत जाओ, मीरा सुबकने लगी। साना ने उसे कहा, अगर रुकी तो हम कोई नहीं आएगा। भागो, मीरा ने कांपते होठों से कहा। लौट आना। माँ दौड़ी साना के साथ। तलवारें चमकीं। मीरा मुड़ी और भागी, रोशनी और छायाओं के बीच से। उसके पीछे जंगल की दिशा में गर्जना, चीखें और रक्त की गंध उठ रही थी। अर्जुन और थॉमस जंगल से बाहर निकले। थॉमस ने लंबी सांस ली, उसके चेहरे पर राहत और आंखों में उम्मीद थी। अर्जुन समझ गया, पिछले कई दिनों से दबे डर और तनाव अब बाहर आने वाले थे। अब कहाँ? अर्जुन ने पूछा। थॉमस ने इधर-उधर देखा। पता नहीं। शायद अगर जंगल के किनारे किनारे चलें तो कोई गांव या लोग मिल जाएं। ठीक है, जैसा कहो, अर्जुन ने कंधे उचकाए। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास अब घर लौटने जैसी चिंता भी नहीं रही थी। नया संसार, पुरानी आदतें, सब एक जैसे थे। दोनों चुपचाप चलते रहे। थोड़ी देर तक उन्होंने मौसम, रास्ते और मामूली बातें की। जब थॉमस ने पूछा कि अर्जुन कहाँ से है, तो उसने टाल दिया। सच बताने का वक्त अभी नहीं है, उसने सोचा। कुछ घंटे बाद सन्नाटा था। अर्जुन का प्रशिक्षण उसे हमेशा चौकन्ना रखता था, और तभी उसने दूर कुछ हलचल देखी। बच्चे, उसने कहा, कोई आ रहा है। पास रहना। थॉमस पीछे होता गया और अर्जुन की चाल में चलता रहा। धीरे धीरे आकृतियां साफ दिखने लगीं, लगभग 15 लोग, ज्यादातर औरतें और बच्चे। अर्जुन बोला, मनुष्य दिख रहे हैं, व्यापारी नहीं। हाथों में हथियार भी नहीं। फिर उसने माथा सिकोड़ लिया। बहुत तेज चल रहे हैं, शायद कहीं से भाग रहे हैं। थॉमस ने झांक कर देखा और अचानक ठिठक गया। मैं इन्हें जानता हूं। ये लियो के गांव के लोग हैं। हमारे गांव के पास ही है उनका। सब एक दूसरे को जानते हैं। उसी वक्त उस दल में से एक छोटी लड़की चिल्लाई, थॉमस! भागो, और दौड़ पड़ी।
अर्जुन ने पूछा, तेरी दोस्त? थॉमस बोला, मीरा, और उसकी ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन ने कदम बढ़ाया, बच्चे को अकेला नहीं जाने दे सकता। दोनों मिले। थॉमस ने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माता पिता कहाँ हैं? योद्धा क्यों नहीं है साथ में? क्या हुआ गांव में? मीरा की आंखों से आंसू झर रहे थे। पापा, वो घर पर हैं। मां, उसके लफ्ज टुकड़ों में बिखर गए। तभी पीछे से एक महिला पहुंची, चेहरा थका हुआ और लहूलुहान। उसने सीधे अर्जुन से कहा, हमारे गांव पर दैत्य झुंड ने हमला कर दिया। जो भी लड़ सकते थे सब रुक गए ताकि हम बाकी भाग सकें। लेकिन रास्ते में भेड़ियों के झुंड ने हमला कर दिया। मार्शल, साना और मालिनी उन्हें रोक रहे हैं। हमें भागना होगा। अभी। थॉमस ने अर्जुन की ओर देखा, आंखों में विनती। अर्जुन ने सांस छोड़ी। ठीक है, वह बोला। तुम लोग चलते रहो, मैं देखता हूं। महिला ने रोकना चाहा, नहीं, तुम्हें मौत मिलेगी। थॉमस ने बीच में कहा, नहीं, वो बहुत ताकतवर है। कुछ ही क्षणों में अर्जुन हवा में छलांग मारता हुआ आगे बढ़ गया, धरती से धूल उड़ाते हुए। ज्यादा दूर नहीं गया था कि युद्ध की आवाजें आने लगीं। वो जगह पहुंचा, 3 योद्धा थे और 5 भेड़िए। एक आदमी अल्फा भेड़िए से लड़ रहा था और 2 महिलाएं बाकी 4 से। लड़ाई असंतुलित थी, अगर एक क्षण भी चुके सब खत्म। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर मैं साथ दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आदमी ने सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मदद चाहिए। ठीक है, अर्जुन बोला। उसने कलाई झटकते ही अपने कंगन से एक खंजर निकाला और अल्फा की ओर झपटा। भेड़िए ने झपट्टा मारा, लेकिन अर्जुन की हरकत बिजली जैसी तेज थी। उसने नीचे झुकते हुए खंजर जानवर की आंख में घोंप दिया। एक झटके में दैत्य शांत। वो ढेर हो गया। अर्जुन बोला, अब उन औरतों की मदद करते हैं या उन्हें खुद करने देंगे? आदमी ने कहा, समय नहीं है, जल्दी खत्म करना होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। जो चाहो। उसने दोनों ओर 2 खंजर फेंके। दोनों जानवर पल में गिर पड़े। थोड़ा ज्यादा बल लग गया। उसने बुदबुदाया और अपने खंजर उठाने चला गया। लड़ाई खत्म होते ही अर्जुन ने कहा, तुम्हारा समूह नीचे इंतजार कर रहा है। एक छोटी लड़की अपनी माँ के लिए रो रही थी। लगता है उनमें से ही कोई तुम्हारी बेटी है। काली बालों वाली लंबी महिला मुस्कराई, थकी मगर शांत। चलो, वक्त नहीं है, अर्जुन बोला और आगे चल पड़ा। नीचे पहुंचते ही मीरा दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। माँ, मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं, माँ बोली। अर्जुन ने कहा, मैं इस बच्चे को उसके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। तुम लोग भी साथ चल सकते हो। वैसे भी हमें किसी गाइड की जरूरत थी। उसने थॉमस की ओर इशारा किया। थॉमस बोला, अर्जुन, हमें गांव वापस चलकर मदद करनी चाहिए। सब शायद अब भी जिंदा हों। अर्जुन ने उसे घूरा। मैंने कहा था तुझे गांव तक पहुंचाऊंगा, न कि पूरे राज्य को बचाऊंगा। कितना वक्त हुआ? उसने मार्शल से पूछा। कई घंटे। देखा, खुद इन्हें भरोसा नहीं कि कोई बचा है। और वैसे भी जंगल की हालत देखकर वहां वापस जाना समझदारी नहीं होगी। दूसरी महिला ने पूछा, क्या तुम्हें भेजा गया था ये सब जानने? अर्जुन ने हाथ उठाकर रोक दिया। सवाल बाद में, सब कुछ एक बार में रेना को बताऊंगा, बार बार नहीं। थॉमस कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ स्वर में बोला, हमें फिर भी जाना चाहिए। कोई छिपा हो सकता है। आप तेज हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे। कोशिश करने में क्या जाता है? अर्जुन रुका। बच्चे, यही सोच एक दिन तेरा अंत करेगी। जब हर बार जान बचाते हुए तू दूसरों के लिए दौड़ेगा तो अपनी मौत खुद बुलाएगा। उसने आगे जोड़ा, तू कह रहा है हम चलेंगे। क्या तू लड़ेगा?
बाकी सब कौन? मतलब तू चाहता है कि मैं मरे? क्योंकि लड़ तो मैं ही दूंगा। थॉमस ने दांत कसे। आप डरते हैं। आप कर सकते हैं, मगर करना नहीं चाहते, अर्जुन ने ठहाका लगाया। हाँ बिल्कुल, मैं नीच हूं। ऐसे नीच जो जिंदा रहते हैं जबकि वीर मर जाते हैं। जिंदगी कोई कहानी नहीं है बच्चे, थॉमस तिलमिलाया। तो मरने से डरते हो? नहीं, बस अपने दिमाग से लड़ता हूं, दिल से नहीं। याद रख, बहादुरी अक्सर मूर्खता की दूसरी शक्ल होती है। फिर उसने थॉमस के कंधे पर हाथ रखा। पहले नीच बनना सीखो, फिर ताकतवर बनो, और फिर नायक बनो। क्योंकि मरे हुए नायक किसी को नहीं बचाते। थॉमस कुछ बोल पाता उससे पहले अर्जुन ने उसे उठा लिया। अब क्या कर रहे हो? अर्जुन मुस्कराया। जो करना चाहिए, गांव चल रहे हैं। बचा जो भी होगा देख लेंगे। थॉमस के होठों पर एक मुस्कान आई, पहली सच्ची मुस्कान उस भयानक हफ्ते के बाद। अर्जुन ने नजर आसमान की ओर उठाई और बुदबुदाया, नीच सही, पर शायद कभी उपयोगी नीच।